दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हजेला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। एक इतिहास के पन्ने पर आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा शासक हुआ है जिसने दिलों से, सहिष्णुता से लोगों को जीता। एक ऐसा शासक जिसने तलवार के दम पर कई साम्राज्य जीते, परंतु उसने दिलों और सहिष्णुताओं से भी कई लोगों के जिंदगी को जीता। एक ऐसा शासक जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, परंतु उसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य या सबसे खुशहाल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा शासक जिसने तलवारों के लिए नहीं बल्कि उसके सुधारों के लिए जाना जाता है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा शासक जिसने मध्य प्रदेश की गढ़मंडला की कहे जाने वाली रानी दुर्गावती के साथ साथ बाज बहादुर मालवा के शासक के साथ लोहा से लोहा लिया, और इतना ही नहीं, जिसे उसकी नीतियों के कारण जाना जाता है। वह शासक जिसकी शुरुआत कहीं 1542 में उसके जन्म के साथ शुरू होती है, जो 1605 में उसकी मृत्यु के कारण समाप्त हो जाती है। उसके जीवन काल में उसने कई युद्ध लड़े और अंततः 1601 में उसका अंतिम अभियान रहा असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ के किले में विजय के साथ 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैं मध्यकालीन इतिहास के सबसे प्रतापी शासक अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। यह वही अकबर है जिसने अपनी राजपूताना नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में सहिष्णुता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। वही शासक जिसने एक ओर राजपूतों को तलवार की नोक पे रखा, दूसरी ओर उनके साथ वैवाहिक गठबंधन करके सौहार्द भी बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, आज देखते हैं अकबर के बारे में। दोस्तों, अकबर की कहानी इतनी आसान नहीं रही। 13 साल की उम्र में उसको गद्दी मिलती है जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, उनके शुरुआती समय के संरक्षक कहे जाने वाले बैरम खां ने भी उनके साथ विद्रोह किया। इतना ही नहीं, उनकी ताई मां कही जाने वाली महामंगा ने भी उनके साथ धोखा किया, और उनके पुत्र आदम खां द्वारा कुछ ऐसे क्रूरता वाले कार्य हुए जिसके कारण अंत में अकबर को उन्हें मारना पड़ा। दोस्तों, ये वही अकबर हैं जिनके शासन काल में नवरत्न रहे, क्योंकि अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, परंतु उनकी बुद्धि और याददाश्त अत्यधिक तीव्र थी। वह बहुत सारी चीजों को अपने नवरत्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते थे। ये वही शासक हैं जिन्होंने पहली बार मुगल साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मनसब यानी जात यानी रैंक की बात की, और अपने सभी जितने भी मंत्री हुए उनको उनके रैंक के अनुसार उनकी पदवी दी। न केवल यह, इन्होंने वंशानुगत प्रणाली को छोड़कर मेरिटोक्रेसी पर फोकस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुलह कुल के नाम से जाने जाने वाला एक ऐसा धार्मिक संस्थान भी बनाया जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया 1564 में, ताकि जो पिलग्रमेज टैक्स था उसे समाप्त किया जा सके। आइए देखते हैं अकबर के बारे में। क्या है अकबर, और क्या इसे एक महान शासक बनाता है, या यह केवल एकमात्र उसकी रणनीतिक कार्य के कारण वह प्रसिद्ध हुआ है? आप ही डिसाइड करिए। पहला, अगर अकबर के बारे में बात करें तो अकबर के बारे में इसकी जानकारी हमें ऐसे प्राप्त होती है कि 2 लेखक हुए हैं, अबुल फजल और बदाऊनी। अबुल फजल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आईने अकबरी या अकबरनामा में अकबर के बारे में विस्तृत रूप में अत्यधिक चर्चा किया है। वहीं बदाऊनी, जिन्होंने अकबर की नीतियों का खंडन करते हुए कई बार अकबर का जिक्र किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तारीख में और अबुल फजल की आईने अकबरी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा कहे जाने वाले वीर साल के शासनकाल में उनका जन्म होता है। उनकी मां का नाम रहा हमीदा बानो बेगम और उनके पिता का नाम हुमायूं। 13 साल की उम्र में जब पहली बार उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब उन्होंने इस साम्राज्य को संभाला। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि उनकी शुरुआत बैरम खां के नेतृत्व में अकबर द्वारा चलाई जाने वाली उस नीति यानी दूसरे पानीपत के युद्ध में, जो कि 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया, अकबर की तरफ से बैरम खां ने, और वहीं आदिल शाह सुर कहे जाने वाले भारत के शासक के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य द्वारा युद्ध किया गया। इस युद्ध में बैरम खां की जीत होती है। अंत में कहा जाता है कि इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर की सेना को हरा दिए थे, परंतु कहीं से एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उड़ता हुआ तीर उनकी आंख में लग जाता है और यहां अंत हो जाता है
आपका दूसरे पानीपत का युद्ध। दूसरे पानीपत के युद्ध ने एक बात तो निश्चित कर दी कि अब मुगल साम्राज्य की नींव रखने में कोई भी उनके आगे आड़े नहीं आएगा। आते हैं, देखते हैं कि अकबर द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख नीतियों के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें, उनकी सबसे प्रसिद्ध नीति रही है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा का अर्थ होता है कि जात या रैंक। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान सभी प्रमुख मंत्रियों को उनकी जात या रैंक के आधार पर वर्गीकृत किया। जैसे उदाहरण के रूप में राजपूत शासक कहे जाने वाले राजा मान सिंह ऑफ मेवाड़ को उन्होंने 7,000 मनसब पर रखा। इतना ही नहीं, उनकी दूसरी सबसे प्रसिद्ध नीति रही है बंदोबस्त नीति या दहसाल प्रणाली। दोस्तों, दहसाल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 10 वर्षों का एवरेज। किस चीज का औसत निकालने की बात कर रहे हैं दोस्तों? किसी भी भूमि के 10 वर्ष के उत्पादन का औसत निकालकर उस भूमि पे कर लगाया जाता था, जिसका प्रतिपादन पहली बार टोडरमल द्वारा किया गया। टोडरमल ने यह नीति कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी से प्रेरणा लेकर बनाई थी और यह रेवेन्यू सिस्टम आज भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया। दोस्तों, जजिया कर का अर्थ क्या होता है? जजिया कर का अर्थ गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है। इसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक नीतियों में सर्वप्रथम इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया। इबादत खाना अर्थ होता है जहां पर आप कोई भी प्रकार का रिलीजियस बातें कर सकते हैं, अपने धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को रखा जा सकता है। यह एक सहिष्णुता या टॉलरेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा एक नीति लाई गई थी, मजहर नीति। दोस्तों, मजहर नीति बहुत प्रसिद्ध रही है। एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में इसके बारे में कई बार प्रश्न उठे हैं। इवन यूपीएससी भी इनके ऊपर सवाल उठा चुका है। मजहर नीति का अर्थ होता है कि उस वक्त के उलेमा, यानी इस्लाम धर्म के सर्वाधिक धार्मिक गुरु कहे जाने वाले उलेमा, इनकी शक्तियों को कमतर करने के लिए, क्योंकि इनके द्वारा कई बार ऐसे कदम उठाए जाते थे जो गैर धार्मिक रहा, इसीलिए अकबर ने एक नीति के तहत यह कहा या उद्घोषणा के तहत कहा कि राजा का ही फैसला अंतिम फैसला होगा धार्मिक मामलों में। इससे उन्होंने उलेमाओं की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुलह कुल बनाया जिसमें सभी लोग धार्मिक विचार को रख सकते हैं, अपनी अपनी व्याख्यान कर सकते हैं। दोस्तों, इनसे यह चीज पता चलता है कि अकबर द्वारा कई सारी ऐसी नीति लाई गई जो सहिष्णुता का प्रतीक रही है। इतना ही नहीं, आइए अकबर के नवरत्न कहे जाने वाले प्रसिद्ध 9 व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, अबुल फजल। कहा जाता है कि नगोरी, अहमद नागौरी के पुत्र अबुल फजल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसी पुस्तक का रचना किया, यह अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर के सबसे चहीते माने जाने वाले प्रधानमंत्री पद पे थे। इतने नहीं, उनके छोटे भाई कहे जाने वाले फैजी एक पोएट और स्कॉलर रहे हैं, यानी शिक्षाविद रहे हैं और लेखक रहे हैं। इन्होंने ही महाभारत को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया। इतना ही नहीं, इन्होंने लीलावती नामक एक गणित पुस्तक को भी फारसी भाषा में परिवर्तित किया, अनुवादित कर दिया। इतना ही नहीं, अब बात करते हैं राजा टोडरमल, जो राजस्व डिपार्टमेंट के मंत्री थे, यानी राजस्व विभाग के मंत्री थे, या यह कहा जाए कि अकबर के शासनकाल के दौरान यह वित्त मंत्री रहे हैं। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध बंदोबस्त दहसाल सिस्टम और बंदोबस्त प्रणाली के बारे में अकबर के शासनकाल में नींव रखी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें महाराजा जयसिंह के बारे में, मान सिंह के बारे में, तो आपको पता है कि महाराजा मान सिंह 7,000 मनसब पाने वाले कुछ उन प्रमुख राजपूतों में से रहे हैं जिनका संबंध मुगल साम्राज्य के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। देखा जाए तो इनके द्वारा मिलिट्री जनरल, यानी इनको सैन्य प्रमुख बनाया गया था। इतना ही नहीं, बीरबल अपनी चाटुकारिता और यह कहा जाए अपनी कुटिर बुद्धि के लिए जाने जाने वाले, और इतना ही नहीं, इन्होंने कई बार कई सारे युद्ध अभियानों का भी नेतृत्व किया है। आगे बात करें तानसेन जी के बारे में। तानसेन जी संगीत के लिए जाने जाते थे। इनका बचपन का नाम अगर बात किया जाए तो रामतनु पांडे रहा, जो रीवा के यानी बघेलखंड के शासक रामचंद्र देव जी के शासन में रहे। तानसेन यह टाइटल है जो राजा रामचंद्र देव द्वारा इनको दिया गया। बाद में इन्हें अकबर द्वारा मियां की उपाधि धारण दी गई। इन्होंने कई सारे रागों की उत्पत्ति की, जैसे मल्हार राग किया, मियां की राग, ऐसे कई सारे रागों का भी उत्पत्ति करने वाले तानसेन रहे। आगे बात करें अब्दुल रहीम खाने खाना।
दोस्तों ये कहा जाता है कि बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को अकबर ने गोद लिया था और खाने खाना की उपाधि धारण की थी, इनको दिया था, और इसी कारण से यह पोएट और सेनापति पद पर नियुक्त रहे। यह भी नहीं, यह भी कहा जाता है कि हकीम हुक्काम एक शासक रहे हैं जो अकबर के शासनकाल के दौरान उनके शाही बावर्ची के रूप में रहे हैं, जो नवरत्नों में माना जाता है। आगे देखें, अगर फकीर आजिउद्दीन जो कि सूफी संत थे, और मुल्ला दो प्याजा, दोस्तों यह लोक कथाओं के लिए, फोकलोर के लिए, और अकबर के शासनकाल में गृह मंत्री पद पे रहे। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुल्ला दो प्याजा की जो कब्र है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। अब आगे बात करते हैं अकबर द्वारा कुछ और ऐसी नीतियों के बारे में जो आपको जानना चाहिए। अकबर की राजपुताना पॉलिसी के बारे में कहा जाए, उनकी राजपुताना नीतियों के बारे में कहा जाए, तो उन्होंने इसे 3 रूप में देखा। पहला, वह जो राजपूतों के साथ है उनका मैत्रीपूर्ण संबंध होना, जैसे वैवाहिक गठबंधन, उनका विवाह जोधाबाई के साथ हुआ। अगर वहीं पर बात किया जाए, दूसरा, उनके साथ है मैत्रीपूर्ण संबंध के रूप में, मनसब के रूप में उनकी अधीनता स्वीकार करने वाले जैसे राजा मानसिंह। और तीसरी नीति, जब उनका विरोध करने वाले जैसे राजा उदय सिंह और राणा प्रताप, जिनके लिए प्रसिद्ध रहा है, आपने सुना होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। तो अकबर के शासनकाल में न केवल ये रहा, अकबर के द्वारा कई सारे ऐसे निर्माण भी किए गए अधोसंरचना, जैसे अगर कहा जाए कि आगरा का किला। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे कई सारे और कलाकृतियों के निर्माण किए जो भारत के इतिहास में एक चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में रह गया। तो दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद क्या यह कहना सही होगा कि क्या अकबर महान शासक था, या यह एक बहुत कूटनीतिज्ञ था, या कहा जाए अपनी बुद्धि विवेक से इसने संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया था? यह वही शासक है जिसकी एक और क्रूरता के चर्चे आप तक पहुंचे होंगे, जैसे बाज बहादुर के साथ युद्ध, और इतने नहीं, गढ़कटंगा की महारानी कही जाने वाली दुर्गावती के साथ युद्ध, और दूसरी ओर इसी का युद्ध हल्दी घाटी का। और यही अगर इसकी नीतियों की तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत में सहिष्णुता, सौहार्द फैलाने का श्रेय जाता है। तो ये रही अकबर की कहानी। अब ये आपके ऊपर है, उसे महान बताइए या कूटनीतिज्ञ। धन्यवाद।